नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान 5 माह से जारी तनाज़ा सऊदी अरब के लिए बिलाखिर अब मजीद गैर जानिबदार रहने के बायस नहीं बना। सऊदी अरब ने जंग की इब्तिदा में खुद को ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से अलग रखने की कोशिश की, लेकिन अब बैक वक्त मुख्तलिफ समतों से होने वाले हमलों ने उसे बराह रास्त अपना रद्दअमल जाहिर करने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान नवाज गिरोहों को निशाना बनाया, जिसके बाद अब यह सवाल अहम है कि सऊदी अरब के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। इस पूरे तनाज़े की बुनियाद एक वाज़े इलाकाई तकसीम है। एक जानिब ईरान और उसके पासदारान इनकलाब हैं, जिनके साथ यमन के हूती, इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और लबनान की हिजबुल्लाह मुख्तलिफ सतहों पर मुंसलिक है। दूसरी तरफ अमेरिका, उसकी सेंट्रल कमांड, खलीजी अरब रियासतें और उर्दन। इजराइल इस ब्लॉक का अहम हिस्सा होने के बावजूद इस वक्त बराह रास्त जंग में शामिल नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी इस तवाजुन में अहम है। गुज़श्ता महीनों के दौरान ईरान और उसके इत्तेहादियों ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और अब उर्दन भी बराह रास्त ईरान के हमलों का निशाना बन रहा है। सऊदी अरब के लिए इन हालात में सबसे बड़ा चैलेंज अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान मुल्क को विजन 2030 के तहत एक नई मुआशी सम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद तेल पर इन्हसार कम करके जदीद सनतों, टेक्नोलॉजी और गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना है। लेकिन मुसलसल सिक्योरिटी खतरात इस मंसूबे के लिए बड़ा खतरा है। सऊदी अरब को पहली बार 2019 में उस खतरे का अंदाजा हुआ जब अल बकीक और खुरैस की तेल तंसीबात पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ, जिसके बायस सऊदी तेल तंसीबात मुतासिर हुई और मुल्क का बुनियादी ढांचा किसी हद तक गैर महफूज हो गया। हालिया दिनों में उन्हीं तंसीबात को दोबारा निशाना बनाया जाना इस बात की याद दहानी है कि खतरा अब भी बरकरार है। ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज को मौसर तौर पर बंद किए जाने के बाद सऊदी अरब ने उसके मुतबादिल के तौर पर मशरिक से मगरिब की जाने वाली पाइपलाइन के जरिए तेल की तरसील जारी रखी, लेकिन वो रास्ता भी अब मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहा, क्योंकि बुहेराए अहमर में हूतियों के हमलों ने बाबुल मंदब को भी गैर महफूज बना दिया, जिसके बायस सऊदी बरामदात बराह रास्त मुतासिर हुई। यमन का महाज सऊदी अरब के लिए एक तवील और पेचीदा मसला रहा है। 7 साल तक जारी रहने वाली उस जंग में हूतियों को मुकम्मल तौर पे शिकस्त नहीं दी जा सकी। 2022 में एक नाजुक जंगबंदी हुई, लेकिन अब हालात दोबारा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालिया हमलों में हूतियों ने न सिर्फ सऊदी हवाई अड्डों को निशाना बनाया, बल्कि बुहेराए अहमर में जहाजरानी भी खतरात की जद में आई। यूं सऊदी अरब के लिए अब एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक तरफ उसे अपने सिक्योरिटी और इलाकाई हैसियत बरकरार रखनी है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी तवील जंग से भी बचना चाहता है जो उसके मुआशी मंसूबों को शदीद नुकसान पहुंचाए। यूं मौजूदा हालात ने यह वाज़ेह किया कि सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 की मनसूबाबंदी में इस नौइयत के सिक्योरिटी खतरात को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया गया था। चुनाचे सऊदी क़यादत को अब एक ऐसा तवाज़ुन कायम करना होगा जिसमें वो अपनी मुआशी तरजीहात को बरकरार रखते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपट सके, जिसके लिए न सिर्फ खित्ते में देर पा अमन कायम होना जरूरी है, बल्कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद बदएतमादी का खत्म होना भी अहम है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं बेहद मशकूर हूँ। एयर मार्शल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त अगर सऊदी अरेबिया के किरदार को देखा जाए, माजी करीब में जो जंग हुई, उस जंग के नतीजे के अंदर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हमले हुए और फिर उसके अंदर एक तवक्कुफ देखने में आता रहा, क्लैरिफिकेशन ईरान की तरफ से भी जारी होती रही, लेकिन अब की बार सऊदी अरब का अमेरिका के साथ मिलकर जो इराक के अंदर किरदार है, ये अगर 2030 के विजन को देखा जाए तो सऊदी अरब में MBS ने या किसी और ने यह सोचा तक नहीं था कि सऊदी अरब को मुस्तकबिल के अंदर जाके इस तरह का किरदार अदा करना पड़ेगा। तो हाल में जो किरदार अदा किया जा रहा है, इसके मुस्तकबिल पे क्या असरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे नजदीक ये जो डेवलपमेंट है, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। हालात को इस तरफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये जंग इतनी लंबी हो गई है कि हम ये भूल गए कि ये सारी जंग जो है ये इजराइल को फायदा देने के लिए लड़ी जा रही है। अमेरिका का इधर कोई किसी भी मुल्क के साथ कोई इशू नहीं था, ना ईरान के साथ था उनका कोई इशू जिसके ऊपर एक इतनी लंबी जंग की जाती। लेकिन क्योंकि इजराइल के इस जगह स्ट्रेटेजिक मकासद हैं, तो वो उसने अमेरिका को मजबूर किया कि वो इस जंग में आए।
और जो हमने पहला फेज ऑफ वॉर देखा उसमें दोनों अमेरिका और इजराइल को एक तरीके से शिकस्त हुई कि उनके जो डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सका। उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और उस जो सेकंड स्ट्रेटजी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये था कि किसी तरीके से इस इलाके के ममालिक को भी कोलिशन में शामिल किया जाए और ईरान के खिलाफ एक मुत्तहिद जंग की जाए। जो इस इलाके के समझदार ममालिक थे लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, उन्होंने अपने आप को इस जंग से एक तरीके से दूर रखा। गो के ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इस तरह भी शामिल थे कि इनकी सरजमीन पे जो अमेरिकन बेसिस थे वहां से ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था और इसीलिए क्योंकि ईरान अमेरिकन सरजमीन को अटैक नहीं कर सकता तो वो अमेरिकन एसेट्स जो थे वो जो गल्फ कंट्रीज के अंदर थे उनको अटैक करता था और उसने अभी भी यही किया है। मेरे ख्याल में जो है ना अमेरिकन स्ट्रेटजी जो है वो सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि अमेरिका ने इस इलाके के अंदर जंग को जो वो फैलाव देना चाहता है वो पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अभी भी मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है और कर रहा है इस लम्हे। लेकिन अगर अमेरिकन स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ इस महाज पे बल्कि जो लबनान का महाज है जहां इजराइल बहुत खामोशी के साथ सक्सेसेस हासिल कर रहे हैं, उसने 4 कंट्रीज के अंदर से जमीन पिछले आप कहें कि 1 साल के अंदर उसने जमीन छीनी है 4 मुस्लिम कंट्रीज से। वो जो स्ट्रेटजी है वो मुकम्मल हो जाएगी और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात कर रही है, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही। और वो जो एक फर्स्ट फेज ऑफ वॉर में इजराइल एक आप कहेंगे एक इवल स्टेट बन के पूरी दुनिया के सामने आया था, उसने एक तरीके से अपने आप को स्टेज से निकाल लिया है, लेकिन वो अपने मकासद उसी तंदही और उसी इसके मकासद पूरे हो रहे हैं, उसमें वो बाकायदा जो है वो हिस्सेदार हो या ना हो, बिलवास्ता या बिला वास्ता, वो अपने मकासद हासिल कर रहा है। हसन खान साहब, जिस तरीके से सईद मोहम्मद खान साहब इशारा कर रहे हैं कि महाज खुले हुए हैं और बिलखुसूस जो मुस्लिम ममालिक हैं वही इसके अंदर मौजूद हैं। अब आप ये देखिए कि ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान जवाबी एतबार से हमले जो कर रहा है वो मशरक़ वस्ता के ममालिक के ऊपर कर रहा है। उधर लबनान का महाज भी अगर आप देखें, फिर इराक का महाज एक नया खुल चुका है। इस पूरे मंजरनामे में अगर बेनिफिट्स देखें तो वो किसको हासिल हो रहे हैं, बेनिफिशियरी कौन है, और अगर डाउट्स अगर देखे जाएं तो वो कहां कहां पर इस वक्त वजह हो चुके हैं। और मुस्तकबिल के अंदर ये जो इतनी खलीज बढ़ती चली जा रही है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो पहले ईरान, इजराइल या अमेरिका के दरमियान था, अब वो इन तमाम ममालिक के दरमियान भी बढ़ता चला जा रहा है और उनको ये नजर आ रहा है कि हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने एलाइज हैं, अपना अपना फ्यूचर है और अपनी अपनी जो है वो रीअलाइनमेंट है। तो मुस्तकबिल किस हद तक मखदूश या किस हद तक खुशहाल होगा? बहुत शुक्रिया यासिर। देखिए, एक तो जिस तरह मास्टर साहब ने भी कहा, एक तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको आप मार्केट करते हैं और जिस पे आप हाई मॉरल पोजीशन भी लेते हैं कि मैं इस जंग में जा रहा हूं इसलिए कि मैं ये हासिल करना चाह रहा हूं। लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जंग में जाने के लिए, शायद वो उनको पता होगा जो जंग को जो है वो लॉन्च करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में न इजराइल का मकसद ये था और न अमेरिका का कि ये जो हमें जो ऑब्जेक्टिव, जो मेरे ख्याल में कि ये उनके ऑब्जेक्टिव थे। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क ना हो जो इजराइल को फाइनेंशियली, मिलिटरीली या पॉलिटिकली किसी भी लिहाज से, स्पेशली मुसलमान मुल्क ना हो जो उसको चैलेंज कर सके। अब मैं थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ, शायद यासर आप भी मुझसे इत्तेफाक ना करे। वो ये है कि जो काम इजराइल ने शुरू किया वो काम आप क्योंकि इजराइल का ये था कि हम ईरान पे जो हमला करेंगे तो ईरान हमला करेगा अरब या गल्फ स्टेट पे और गल्फ स्टेट उठ के फिर ईरान और गल्फ स्टेट के दरमियान लड़ाइयां होंगी और हम आगे से जो है ना तमाशा देखेंगे और ये सारे जो है अपने आप को एलिमिनेट करेंगे। सऊदी भी कमजोर हो जाएगा, यूएई भी हो जाएगा, कतर भी हो जाएगा और साथ ही जो है ईरान खुद ब खुद जो है मजीद इराक और लीबिया को तो पहले से उसको मारा है। ये थे उनके बुनियादी ऑब्जेक्टिव। अब वो ऑब्जेक्टिव जो है
फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो है वो ईरान पूरा कर रहा है। देखिए, कोई भी गल्फ कंट्री जो है, स्पेशली सऊदी अरब, आज सऊदी अरब को सैंडविच कौन कर रहा है? अगर इराक में ईरान के प्रॉक्सीज है, वो नॉर्थ से सऊदी अरब पे हमले कर रहे हैं, साउथ में हौसीज जो है वो ईरान के प्रॉक्सीज है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। वो साउथ से सऊदी अरब पे हमले कर रहे हैं। कतर वगैरह अभी परसों मेरे ख्याल में, अभी तक उसको डिनाई तो नहीं किया गया है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू आया, उसमें उसने कहा कि इस वक्त आज जो अमेरिका जितने हमले कर रहे हैं, सारे जेट तैयारे जो है वो इजरायली बेसिस से उठ रहे हैं, वो किसी भी गल्फ मुल्क से नहीं उठ रहे, लेकिन काउंटर इजराइल के इधर कर, ईरान के इधर कर रहे, अरबों को कर रहे। तो मेरे ख्याल में एक तो ये ईरानी और अरबी जो एक सिविलाइजेशनल चीज थी, अभी इससे इस्लाम निकल गया है, वो सिविलाइजेशनल वो भी चल रही है इस वक्त, नंबर वन। दूसरा ये है कि ईरान के लिए जो है थ्रेट इजराइल नहीं है, वो अपने लिए जो है साइकोलॉजिकली भी और सेक्ट वाइज भी अपने लिए थ्रेट्स अरबों को और सुन्नी उसको समझता है। तो इसी वजह से अब जो नजर आ रहा है आपको वो ये है कि ईरान जो है इस जंग को प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है, ईरान इस जंग को जो है मजीद बढ़ाना चाह रहा है जियोग्राफिकली, मतलब यह है कि हॉरिजेंटली भी वो चाह रहा है कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो। अभी यमन और सऊदी अरब के दरमियान भी शुरुआत हुए हैं, साथ ही जो है इराक से सऊदी अरब पे हमले हो रहे हैं, तो इराक भी इंटर हो जाएगा। या तो ये एक पूरे पुरअमन मंसूबे की बहाली या उसका आगाज दिखाई देता है, या फिर ये एक बहुत बड़ी तबाही का पेश खेमा ये मंजर दिखाई देता है। एयर मार्शल साहब, जिस तरीके से हसन खान साहब ने एलेबोरेट किया और उन्होंने कहा जी कि सऊदीया को एक टाइट पोजीशन के अंदर ले जाया गया कि जब उन पे यमनी हूतियों ने हमले किए या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने हमले किए तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन सर, इस पूरी जंग के अंदर हमने ये देखा कि जितने भी ममालिक हैं गल्फ के अंदर, वो चाहे बहरीन हो, चाहे उर्दन हो, चाहे कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो या ओमान हो, इन तमाम ममालिक ने खुद से कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, अमरीकी फ़ौज को इजाज़त दी, उनको फैसिलिटेट किया या उनकी मदद की, उनकी अपनी फ़ौज उसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुई, और उसका एक जवाबी जो मंजरनामा है उस तौजीह के तौर पे ये बयान किया जाता रहा कि इन ममालिक की मईशत जो है ये इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि ये ममालिक एक जंग के अंदर खुद को धकेल सकें। तो सऊदी अरब की पोजीशन इस वक्त क्या है और उसकी सोच क्या होगी, और उसने मुस्तकबिल क्या देखा होगा, और उससे उसकी मईशत को किस हद तक फर्क पड़ेगा? देखिए यासिर, सऊदी अरेबिया जो है ना वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, और अब उसको चाहिए कि वो अपने मुल्क से ऊपर उठ के मुस्लिम दुनिया के बारे में सोचे कि जी कि ये जो जंग हो रही है ये मुस्लिम दुनिया को किस तरह अफेक्ट करेगी। यही लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, मैं हसन साहब की सब बातों से एग्री करता हूँ। जो उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जो है ना वो अग्रेसर नहीं है, वो रिटेलिएटर है। मेरे ख्याल में ये जो एक परसेप्शन है कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहता है, हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में एग्रेसर्स जो है ना वो अमेरिका और इजराइली हैं, और वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आपस में इकट्ठे ना हो। क्योंकि देखिए, जब फर्स्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था यासिर, तो पूरे इस्लामी दुनिया के अंदर जो डिवाइड्स हैं वो बेसिकली दो वजूहात की वजह से हैं। एक है शिया सुन्नी डिवाइड है, और दूसरी है क्या कहते हैं अरबी अजमी डिवाइड। ये दोनों डिवाइड्स जो है ना वो पुर होती हुई नजर आ रही थी, और मुसलमान ममालिक आपस में इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो रहा था कि इस इलाके के अंदर जो है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट में अगर इजराइल शामिल हुआ तो अमेरिका जो है वो कभी भी हमारी साइड के ऊपर खड़ा नहीं होगा। और दूसरा जो एक मिथ थी कि अमेरिकन फोर्स या अमेरिकन माइट जो है वो हमें जो है एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकती है, वो मिथ भी टूट गई थी। सो गल्फ कंट्रीज ने ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी ढूंढना शुरू कर दिया। ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी सोर्सेज में जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम आया है, इसमें मैं आगे चल के बात करूंगा, लेकिन एक कमेंट जो है हसन खान साहब का इसी मामले के ऊपर ले लूं। हसन खान साहब, जिस तरीके से एयर मार्शल साहब भी बात कर रहे हैं कि अग्रेसर जो हैं वो तो दिखाई देते हैं अमेरिका और इजराइल। सर, जब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो और उससे पहले ये बातें चल रही हों कि कोहे कोलंग के ऊपर हमला किया जाए, ऑपरेशन किया जाना चाहिए, वहां पे जो जौहरी तंसीब मौजूद है उसका खात्मा होना चाहिए, ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब
के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को यह खिताब करते हुए बोला कि अगर ऐसी कोई बात थी तो पब्लिकली करने की बजाय नेतन्याहू को मुझे बताना चाहिए थी, और ये हम फैसला करेंगे कि हमने ऑपरेशन करना है तो कब करना है। तो जब मुज़ाकरात के वक्त में आपके फैसिलिटेटर जो हैं या मुज़ाकरात कार जो हैं वो कोशिश कर रहे हो कि टेबल पे बैठे हैं, उस वक्त आपके जहन के अंदर ऑपरेशन हो, आपके जहन के अंदर ये बात ना हो कि टेबल पे बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, तो फिर ईरान के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? देखिए यासिर, अगर आप देखें, ठीक है, ये द फर्स्ट एग्रेसर तो वो तो इजराइल ने और फिर अमेरिका ने किया, लेकिन सेकंड में तो इजराइल ने हाई मॉरल ग्राउंड लेके साइड पे बैठ किया, ठीक है, वो तो और लेट द अमेरिकन, ताकि मुसलमानों के अंदर इजराइल के खिलाफ जो एक इश्तिहाल है उसको स्पेस ना होने दे, और बस अमेरिका और ईरान जो है इस तरह लगा रहेगा, कभी कुवैत को मारेगा, कभी गल्फ, कभी एक को, कभी दूसरे को, और इस तरह इजराइल जो है वो खामोशी के साथ साइड पे अब हो गया है। तो अब जब लड़ाई जो है ये मेरे ख्याल में मुसलमानों के दरमियान होगी, अभी जो सिचुएशन बन रही है। देखिए, ये जो इस्लामाबाद MOU हुआ, इसमें अगर आप देखें मेरे ख्याल में काफी जो है ईरान को एडजस्ट किया गया था, क्योंकि न्यूक्लियर वगैरह तो ईरान पहले मान चुका था, उनके मजहबी लीडर्स के फतवे भी आए थे कि इसको नहीं होना चाहिए, तो दैट वाज नॉट अ बिग इशू, ठीक है। ईरान के लिए जो इनके जो प्रॉक्सीज है, जो अरबों के खिलाफ जो इसने एक फोर्सेस को जो यमन डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये जो इराक वाले हैं ये अलग है, हमास अलग है, ये जो तीसरा है हिजबुल्लाह वगैरह, अब ये था कि इसको डिफंक्शनल जो है उसको करना था। देखिए ये जो इस्लामाबाद में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, यासिर आपको पता है इसमें क्लास 5 था मेरे ख्याल में, उसमें एक डीकन्फ्लेक्शन क्लास थी, जो कमेटी बनाई गई थी उसके तक ठीक ठाक, उसमें मतलब कि ऑल द अरेंजमेंट वर देयर, और डीकन्फ्लेक्शन क्लास में जो कमेटी बनाई गई उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर कतर, ये कालीबाब साहब थे, ईरान के वजीर खारजा थे, और अमेरिका के जो है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट इसमें थे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, जो कि अराइज हुई स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, जो ईरान ने वो जो शिप थे उसने फायर खोल दिए, और बजाय इसके कि मैटर को डीकन्फ्लेक्शन कमेटी में ले जाते, जो ऑलरेडी वहां पे उनके लिए स्पेस था, ईरान ने रिटेलिएट किया, क्योंकि ईरान नहीं चाह रहा है। देखिए, ये जो ज़ियाउल हक साहब ने मेरे ख्याल में 80s या 70s में कहा था कि दोज हु कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल कंट्रोल द रीजन, उसकी एक आजकल एक वीडियो भी चल रही है। तो ईरान ने पहली दफा उसको, जो ईरान को तो यही कहा जा रहा है कि आप प्री वॉर स्टेज पे जाए, तो प्री वॉर स्टेज पे कल जो उसके जो वाइस वो जो गरीब आबादी साहब है, काजिम गरीब आबादी की स्टेटमेंट कल आई है कि कोई सोचे भी नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से हम प्री वॉर स्टेज पे जाए। वो कहते हैं कि पुरानी पोजीशन पे तो हम वापस जा ही नहीं सकते।